अरे फेरे जब होंगे तब होते रहेंगे, लेकिन तब तक सिमरन को कुछ खिला पिला तो दो। नहीं मौसी, मैं ठीक हूँ। परिवार के सब लोग एक साथ खाएंगे ना, अच्छा लगेगा। अरे मेरी भोली भाली सिम्मो, कौन से परिवार की बात कर रही है? सिर्फ तेरे मायके वाले काम धाम में लगे हैं, बाकी तेरे ससुराल वाले तो मौज मार रहे हैं। हैं? क्या मतलब मौसी? तूने अपनी सास को देखा है? भाई साहब, जब से शादी में आई है कोई ऐसा काउंटर नहीं है जहाँ वो जा जाकर खाना ना ठूस रही हो। और एक कम से कम 30 गोलगप्पे, आधा किलो जलेबी, आइसक्रीम की 3-4 प्लेट और चाउमीन और चाट का तो पूछो ही मत, कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सुरसा और ताड़का ने मिलकर जन्म ले लिया हो तेरी सास के रूप में। अरे ऐसा मत बोलो मौसी, उनके इकलौते बेटे की शादी है आज, और फिर मुझ जैसी बहू भी तो मिलने जा रही है उन्हें, तो बस यही खुशी मना रही होंगी वो। हाँ, शुक्र है इतनी ही खुशी है। अगर थोड़ी और खुश हो गई तो कसम से सिमरन, हमारा क्या होता। मौसी की बात सुनकर दुल्हन के कमरे में मौजूद सभी औरतों की हंसी छूट गई। ये कहानी है सिमरन और उसकी सास ललिता की। ललिता खाने पीने के मामले में बहुत ही लालची थी। जब भी कोई अच्छी चीज उसके सामने आती तो ललिता अपनी जुबान की गुलाम बन जाती। अपने बेटी की शादी के दिन भी ललिता के साथ ऐसा ही हुआ। और फिर चलो शुक्र है। अब क्या हुआ मौसी? लगता है तेरी सास का कुआं भर गया, अब तो चुपचाप बैठी है। बस करो मौसी, वैसे फेरों में कितना वक्त है अभी? अरे हाँ, उसी लिए तो आई थी, पंडित जी ने बुलाया है। चल चल जल्दी कर। मौसी सिमरन को लेकर मंडप की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी उन दोनों की नजर ललिता पर पड़ी। वो तो अभी भी कॉफी टेबल के पास खड़ी लगातार बिस्किट खा रही थी। उसे देखते ही सिमरन और उसकी मौसी की फिर से हंसी छूट गई। शादी की रस्में पूरी हुई और फिर सिमरन विशाल की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ गई। विशाल एक कंपनी में मैनेजर था और काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था। घर में ललिता अकेली ही रहती थी, लेकिन अब सिमरन के आ जाने से वो बहुत खुश थी। और फिर एक दिन, मम्मी जी प्रणाम। जीती रहो, जल्दी उठ गई बेटा। जी मम्मी जी, वो मैंने सोचा कि नाश्ता बना दूं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मैंने किचन में गोभी घिस कर रख दी है, आज गोभी के पराठे बनाने का सोच रही थी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। थोड़ा जल्दी करना बहू, विशाल बस आता ही होगा, उसे ऑफिस जाना होगा ना। ठीक है मम्मी जी। सिमरन फटाफट से किचन में गई और उसने झट से गोभी भरकर 4 पराठे बना दिए। उसने सोचा कि 2 विशाल खा लेगा और 2 ललिता के लिए हो जाएंगे। नाश्ते की मेज पर चारों पराठे रखने के बाद उसने ललिता से कहा, मम्मी जी लगता है इन्हें आने में टाइम लगेगा, तब तक आप शुरू करिए ना। हाँ ये भी सही है, अब ठीक है। इसके बाद सिमरन दूसरे कामों में लग गई और फिर कुछ ही मिनटों बाद विशाल की आवाज आई, अरे सिमरन नाश्ता लाओ भाई, मैं लेट हो रहा हूँ यार। विशाल की बात सुनकर सिमरन हैरान रह गई। उसने झांक कर देखा तो खाने की मेज पर एक भी पराठा नहीं था। चारों पराठे ललिता डकार चुकी थी। ये देखते ही सिमरन की हवाइयां उड़ गई। उसने फौरन फिर से पराठे बनाने शुरू किए और विशाल को पराठे खिलाकर ऑफिस भेजा। फिर सिमरन अपने लिए पराठे सेकने लगी। गोभी कम बची थी तो बस छोटे छोटे 2 ही पराठे बन पाए और तभी ललिता की फिर आवाज आई, अरे सिमरन, विशाल ने नहीं खाया था तो उस चिंता में मैं तो उस समय ठीक से खा ही नहीं पाई। अब वो खाकर चला गया है तो जरा 2 पराठे और सेक कर लाना, अब अच्छे से स्वाद लेकर खाऊंगी। अपनी सास की ये बात सुनते ही सिमरन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी सास इतना ज्यादा कैसे खा सकती है। खैर उसने अपने हिस्से के पराठे भी ललिता को दे दिए और फिर कई महीनों बाद, ये लो जी दूध पी लो। यार वो गुप्ता अंकल के यहाँ से काजू कतली का डिब्बा आया था ना, तो जरा मेरे लिए 2 काजू कतली ला दो यार, दूध के साथ अच्छी लगेगी। हाँ हाँ भी लाई। जैसे ही सिमरन ने फ्रिज खोला तो वहाँ से मिठाई का डिब्बा गायब था और फिर जब उसे रसोई के कूड़ेदान में काजू कतली का खाली डब्बा नजर आया तो वो समझ गई कि उसकी सास ललिता ने अकेले ही सारी मिठाई निपटा दी है। वो उदास चेहरे के साथ कमरे में गई तो विशाल ने उससे पूछा, क्या हुआ सिमरन? वो काजू कतली का डिब्बा। समझ गया, आओ इधर बैठो। देखो मैं जानता हूँ कि खाने पीने के मामले में मेरी माँ बहुत लालची है। मैंने उन्हें कई बार समझाया पर वो मानती नहीं। उनका वजन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कोई बात नहीं, तुम बस गुड़ ले आओ, मैं वही खा लूंगा।
उस दिन विशाल तो गुड़ खाकर सो गया, लेकिन सिमरन को अपनी सास की बहुत चिंता होने लगी। उसे डर था कि कहीं उसकी सास को कोई बीमारी ना पकड़ ले, लेकिन ललिता कहाँ मानने वाली थी। फिर एक दिन ललिता टीवी देख रही थी, जब उसमें एक एडवर्टीजमेंट आया। आपके शहर में भी अब आ गया है रॉयल रेस्टोरेंट। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए में मजा लीजिए हमारी बाहुबली थाली का। और उससे भी खास है हमारा चैलेंज। जी हाँ, जिस किसी ने हमारी बाहुबली थाली पूरी खा ली तो उसको मिलेगा पूरे 10,000 रुपए का नकद इनाम। उस ऐड को देखते ही ललिता की आंखें चमक उठी। ललिता ने सिमरन से तैयार हो जाने को कहा। फिर सिमरन को साथ लेकर ललिता उस पते पर पहुंच गई जहां के बारे में टीवी में बताया गया था। ललिता ने सीधे जाकर टोकन कटाया और फिर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। सिमरन को लगा कि उसकी सास आज उसे पहली बार होटल में कुछ खिलाने के लिए लाई है। तभी उसकी नजर वहां लगे एक बैनर पर गई। उसे देखते ही सिमरन ने अपना माथा पीट लिया। उसने ललिता को खूब समझाया, पर ललिता की आंखों के सामने तो लड्डू, पेड़े और मटर पनीर तैर रहा था। और फिर वो बाहुबली थाली भी आ गई, जिसमें करीब 25 तरह की सब्जियां और दालों से भरी हुई कटोरियां थी। 10 से 12 पापड़ थे और 15 बटर नान रखी थी। 1 किलो चावल अलग और मीठे के नाम पर करीब आधा किलो मिठाई और आइसक्रीम थाली में ना आ पाने की वजह से अलग से लाए गए थे। माँ जी, ये तो बहुत ज्यादा है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ जी, रहने दीजिए, इसमें हम दोनों खा लेते हैं और हार मानकर घर चल पड़ते हैं। कैसी बात कर रही है सिमरन, मैं ये सब खा जाऊंगी, तुम देखना। सिमरन एक कोने में जाकर बैठ गई और इधर ललिता थाली का कोना कोना साफ करने में जुट गई। पूरे 1 घंटे तक ललिता खाती रही और होटल में मौजूद हर आदमी उसे ही देखता रहा। 1.5 घंटे बाद ललिता ने थाली में चावल का एक दाना तक नहीं छोड़ा। होटल के स्टाफ ने उसके लिए तालियां बजाई और उसे 10,000 रुपए दिए गए। लेकिन अब ललिता से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। जैसे तैसे होटल के 5-6 गार्ड ने मिलकर उसे ऑटो में फेंका और वहां से चले गए। ललिता ऐसे खुश थी जैसे उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो, मगर अब उसकी हालत और खराब होने लगी। बदहजमी और गैस से उसका बुरा हाल था और ये देखकर सिमरन फौरन उसे लेकर अस्पताल पहुंची। अभी कुछ कह नहीं सकते। ओवर ईटिंग की वजह से इन्हें वॉमिट करानी होगी और इनका पेट भी साफ कराना होगा। काउंटर पर 15,000 रुपए जमा करा दो, क्योंकि इन्हें 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना होगा। जी डॉक्टर। 4 दिनों तक ललिता का पेट साफ कराया गया, उसे उल्टियां कराई गई, तब जाकर उसे होश आया। मगर अब तक उसकी हालत पस्त हो चुकी थी और अब कई दिनों तक उसे बस जूस पीना था और बस पतला दलिया ही खाना था। ये देखकर विशाल ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, दलिया खा रही हो? अब क्या करे बेटा। माँ, वैसे वो बाहुबली थाली वाला ऑफर अभी भी है, चलोगी क्या? ललिता ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जानती थी कि अपने चटोरेपन और लालच की वजह से वो मौत के मुंह से बचकर आई थी। मालती बहुत ही खड़ूस स्वभाव की औरत थी। वो अपनी सास गायत्री को बहुत परेशान करती थी। गायत्री की अब उम्र हो चुकी थी, वो अपने शरीर से ज्यादा काम नहीं कर पाती थी और उम्र के साथ साथ गायत्री को पौष्टिक आहार की भी जरूरत थी। पर मालती गायत्री को कुछ भी खाने को नहीं देती थी जिससे गायत्री के शरीर को ताकत मिले। मालती गायत्री को हफ्ते में 7 दिन बासी खाना खाने को ही देती थी। इसके बारे में गायत्री के बेटे मोहन को कुछ भी नहीं पता था। मालती, खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या बनाया आज? आज मैंने तुम्हारी पसंद की कटहल की सब्जी बनाई है और साथ में दाल चावल। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए परोस देती हूँ। आज तो सचमुच बहुत थक गया। हाँ, जल्दी से परोस दो। वैसे माँ ने खाना खा लिया क्या? हाँ, उन्हें तो मैंने 1 घंटा पहले ही खिला पिला दिया। अब तक तो वो खर्राटे भरकर सो भी चुकी होंगी। मालती, सचमुच तुम माँ का कितना ख्याल रखती हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। वरना आजकल बहुएं अपनी सास का इतना ख्याल कहाँ रखती हैं। अरे आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हो। माँ जी तो मेरी माँ है, अपने से पहले मैं उनका ख्याल रखती हूँ। ताजा ताजा खाना पहले उन्हें ही परोसती हूँ। मालती जो चिकनी चुपड़ी बातें अपने पति को सुना रही थी वो सब तो झूठ था। सच्चाई तो ये थी कि उसने अपनी सास को 2 दिन पुराना बासी खाना खाने के लिए दिया था। गायत्री सूखी रोटी और बदबूदार सब्जी खा नहीं पा रही थी, इसलिए वो पानी पीकर ही सो गई। उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू अब सूख चुके थे। अगली सुबह जब गायत्री सो रही थी तभी उसे बाहर से बातों का शोर सुनाई दिया। गायत्री की खुशी का ठिकाना नहीं था। गायत्री का पोता सोनू, जो कि हॉस्टल में पढ़ता था, ये उसी की आवाज थी। ये तो मेरे पोते सोनू की आवाज है। लगता है सोनू हॉस्टल से छुट्टियों में आया है।
सोनू बेटा, तुमने आते से ही शैतानी शुरू कर दी। हॉस्टल में तो तुम ऐसे नहीं करते थे बेटा। मम्मी, मुझे अपनी साइकिल बहुत दिनों बाद मिली है, इसलिए मुझे साइकिल को चलाना है, प्लीज मना मत करो। अब तो वैसे भी सोनू हॉस्टल वापस नहीं जाने वाला, यहीं इसका स्कूल का एडमिशन करवाना पड़ेगा। अब तो मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। मम्मी, दादी कहाँ है? जरूर वो अपने कमरे में होंगी, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। सोनू दौड़कर अपनी दादी के कमरे में आता है। गायत्री सोनू को देखकर झट से उसे अपने सीने से लगा लेती है। दादी, दादी। सोनू मेरा बच्चा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी, मेरा लाल, मेरा प्यारा बच्चा। गायत्री सोनू को खूब प्यार करती है। सोनू भी अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश था। वो उसके साथ खेलने लग गया। तभी मालती सोनू को आवाज लगाती है, सोनू बेटा जल्दी से बाहर आओ, तुमने आकर कुछ भी नहीं खाया। मैंने तुम्हारे लिए पूड़ी छोले बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? आओ खा लो। जा बेटा, तू खाना खा ले, फिर हम बाद में खूब खेलेंगे। नहीं दादी, मुझे आपके कमरे में ही खाना है। आप रुको, मैं अपनी थाली यहीं लेकर आता हूँ। आपने भी तो नहीं खाया होगा ना, हम दोनों मिलकर खाएंगे। मैं आपके लिए भी लेकर आता हूँ। सोनू मालती के पास जाता है और अपने और दादी के लिए खाना मांगता है। वो बेटा, तभी गायत्री आ जाती है। सोनू बेटा, वो मुझे पूरी हजम नहीं होती ना, मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं रोटी सब्जी खाती हूँ। हाँ सोनू बेटा, अगर तुम्हारी दादी ये पूरी सब्जी खाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इनका पेट खराब हो जाएगा। जाओ तुम वहां बैठकर आराम से खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। उस समय सोनू खाना खा लेता है। उसे लगता है कि सचमुच उसकी दादी यही खाना खाती है। रोजाना ही जब सोनू खाना खाता तो वो देखता कि उसकी दादी ताजा खाना खाने की जगह बासी खाना खा रही है, पर उसे लगता कि हो सकता है कि तबीयत खराब ना हो, इस वजह से वो खाना खा रही है। यही बात सोनू ने सीख ली। मालती के भाई सूरज की शादी थी। मोहन चाहता था कि उसकी माँ गायत्री घर में अकेली ना रहे, वो भी उसके साथ चले, इसलिए गायत्री भी उन सबके साथ बहू के मायके शादी में चली गई। अब वहां सब लोगों के बीच तो मालती अपनी सास को बासी खाना नहीं खिला सकती थी, इसलिए सभी मेहमानों के साथ गायत्री को भी वही खाना परोसा गया जो पकवान और मेहमानों को परोसे जा रहे थे। तभी सोनू बोला, मौसी, दादी ये खाना नहीं खाती है। मम्मी उन्हें सूखी रोटी और एक दिन पहले की सब्जी देती है। दादी को ताजा खाना हजम नहीं होता, उनका पेट खराब हो जाता है, इसलिए मम्मी उन्हें कुछ दिन पहले का बना हुआ खाना देती है ताकि उनका पेट खराब ना हो। क्या बोल रहा है सोनू? चुप कर, कुछ भी बोल देता है। अरे नहीं नहीं बिटिया, ऐसी बात नहीं है। वो जब सोनू आया था ना हॉस्टल से, तब मेरा पेट खराब था, इसलिए एक दो बार बहू ने मुझे ठंडा खाना खाने के लिए दिया था, तभी ये सोच रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी क्या बात है? सोनू आपकी पोल तो नहीं खोल रहा कि आप अपनी सास को 7 दिन बासी खाना खिलाते हो? चुप कर, 2 दिन बाद तेरी शादी है, इतनी ताक झाक मत कर, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर करती रहना तू शादी। अरे गुस्सा क्यों होते हो दीदी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। शुक्र है सोनू के पापा ने नहीं सुना, वरना वो तो मेरी खटिया खड़ी कर देते। ये लड़का ना मुझे मरवाएगा। उस दिन किसी तरह गायत्री बात संभाल लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहू का अपमान उसके खुद के मायके में हो। सब लोग घर आ जाते हैं। एक दिन सोनू अपनी साइकिल चला रहा था, मालती भी अपना काम कर रही थी और गायत्री मंदिर में पूजा कर रही थी। कुछ देर बाद मालती सोनू को ढूंढने लगती है। सोनू, सोनू कहाँ पर है? अभी तो साइकिल चला रहा था। सोनू, सोनू बेटा। क्या हुआ बहू, सोनू कहाँ है? पता नहीं, अभी तो साइकिल चला रहा था। मालती और गायत्री दोनों घबरा जाते हैं। दोनों सोनू को ढूंढने के लिए सड़क पर जाती हैं, पर सोनू उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। केशव बेटा, तुमने हमारे सोनू को कहीं देखा है? वो साइकिल पर था। नहीं दादी, मैंने तो सोनू को नहीं देखा। रोशनी, रोशनी तुमने सोनू को देखा क्या? वो साइकिल चला रहा था। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मालती आंटी, सोनू को मैंने वहां सामने सड़क पर जाते हुए देखा था। सड़क पर जाते देखा था? अरे वो तो चलती हुई रोड है, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? सोनू, सोनू बेटा। मालती और गायत्री का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों सोनू को ढूंढ रही थी। अचानक उन दोनों की नजर सड़क पर बनी एक दवाई की दुकान पर जाती है। दोनों की जान में जान आती है। वो दोनों वहां पहुंचती है। सोनू बेटा, तू यहाँ अकेले कैसे आ गया? और तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर तुझे कुछ हो जाता, तुझे पता भी है यहाँ से ट्रक गाड़ियां सब गुजरती है और तू यहाँ तक साइकिल पर आ गया। मेरे बच्चे, तू यहाँ क्यों आया? बहन जी, इससे अपनी दादी के लिए दवाई लेनी है। बोल रहा है बहुत दिनों से दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका पेट भी खराब है, इसलिए वो ताजा खाना नहीं खा पाती। बहुत देर से मैं यही सोच रहा था कि ये बच्चा अकेला यहाँ तक तो आ गया है, अब मैं इसे दवाई ऐसा कैसे दे सकता था। अच्छा हुआ आप आ गए। दादी, मैं आपके लिए दवाई लेने आया था।
मम्मी आपको रोजाना सूखी रोटी और पुरानी सब्जी देती है ना। अब आप दवाई खा लोगे, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप मेरी तरह ताजा खाना खा सकते हो। मम्मी दादी के लिए दवाई ले लो ना, फिर दादी भी हमारे जैसा खाना खा सकती हैं। सोनू की बातें सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उसकी गलती के कारण उसके बच्चे की जान खतरे में आ सकती थी। गायत्री भी बराबर में खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मालती और गायत्री सोनू को लेकर घर आ जाती हैं। सोनू की मासूमियत सचमुच उस दिन मालती के दिल को हिला गई थी। मोहन को ये बात पता न चले इसके लिए गायत्री ने सोनू से कहा, सोनू बेटा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं भी तुम्हारे साथ खाना खा सकती हूँ। सच दादी, अब आप मेरे साथ खाना खाओगे? मम्मी मेरे और दादी के लिए खाना लेकर आओ ना। हाँ बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। मालती जानती थी कि आज उसकी गलती के कारण, उसके झूठ बोलने के कारण कुछ भी गलत हो सकता था। मालती गायत्री से माफी मांगती है। उस दिन से उसने अपने व्यवहार को भी बदल दिया। कहते हैं बच्चों में वही संस्कार आते हैं जो उन्हें उनके माता पिता से मिलते हैं। इसलिए हमें हमेशा बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि बच्चे बड़े होकर वही बातें सीखें और दोहराएं जो बचपन में वे अपने माता